ग्लोरियस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर स्वागत है। मैं आपका मित्र ताज। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी व्याकरण के टॉप 25 क्वेश्चन। इससे प्रीवियस क्लास में हम आपको हिंदी शिक्षण शास्त्र के पेडागोजी सेक्शन से आपके लिए 20 क्वेश्चन लाए थे। यदि वो वीडियो हमारे देखे होंगे तो बेहतर है, यदि वो हमारे वीडियो नहीं देखे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ से आपको वीडियो प्राप्त हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे 25 क्वेश्चन जो आपके सीटेट एग्जाम प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं और आगामी सीटेट में पूछे जाने की पूर्णतः संभावना है। तो आइए बिना समय गवाते हुए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। पहला क्वेश्चन है, वर्णों समूह के को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाक्य कहा जाता है, शब्द कहा जाता है, वर्ग समूह कहा जाता है या वक्तव्य कहा जाता है। यानी वर्णों के सार्थक मेल से बात करें या एक निश्चित अर्थ की बात करें तो ये हमारा शब्द का निर्माण करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। एक का क्या हो जाएगा? बी। सेकेंड क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल कितनी संख्या है? 11, 10, 12 और 13। यानी टोटल आपसे पूछा गया है हिंदी व्याकरण में, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर्ण हैं? तो 11 कुल स्वर्ण है। अ से लेके कहाँ तक होते हैं? ये औ तक होते हैं। कहाँ तक होते हैं? औ से इसके बीच में जितने भी आएंगे 11 गो टोटल होते हैं जो आपके स्वर्ण में काउंटिंग होते हैं। एक अनुस्वार एक विसर्ग जो होते हैं ये आपका अयोग भाग के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा, 2 का 11। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, अल्पप्राण क्या है? अल्पप्राण क्या होता है? अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? क ख ग है, फिर च छ य है, फिर त थ न या ट ठ न। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पहले इसका उत्तर बताने से पहले आपको हम बता देते हैं कि अल्पप्राण क्या होता है। एक होता है अल्पप्राण, एक होता है महाप्राण। अल्पप्राण का मतलब होता है वैसे वर्ड जिसको बोलने में कम समय लगता है उसको अल्पप्राण बोलते हैं, और जिसमें अधिक समय लगता है उसे हम महाप्राण कहते हैं। तो जो वर्ग हमारे होते हैं 5, क ख, फिर च छ, फिर ट ठ, फिर त और प, ये सब वर्ग में बांटा गया है। तो हम बता दें आपको, वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, यानी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो अक्षर होता है वो अल्पप्राण होता है, और दूसरा और चौथा जो होता है वो आपका महाप्राण होता है। तो यहाँ पर आप चेक कीजिएगा। तो पहला ऑप्शन है क, ये पहला हो गया, ख ये दूसरा हो गया, और ग कितना? तीसरा। यानी पहले से ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। फिर आपका है च, फिर छ नहीं है, फिर च आपका पहला हो गया, छ आपका है नहीं, ज कैमा होगा? तीसरा होगा, और यह पाँचवा, यानी पहला, तीसरा, पाँचवा हो गया। इसीलिए हमारा बी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ये आपका अल्पप्राण के अंतर्गत आएगा। अगर आपका सम होता तो ये महाप्राण होता, यहाँ पर विषम है यानी ऑड नंबर है, इसलिए आपका ये अल्पप्राण हुआ। आगे बात करेंगे, चौथा नंबर क्वेश्चन है, अक्षत्रज्ञ। अक्षत्रज्ञ की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाती है? क्योंकि ये क्या है अब जानेंगे। यह व्यंजन और स्वर्ण माने गए हैं, यह पूर्णतः स्वतंत्र व्यंजन है, यह संयुक्त व्यंजन है, इसका प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में किया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। कितना है? क्या है ये? संयुक्त व्यंजन है। और इसकी संख्या कुल कितनी होती है? 4 संख्या है, जिसमें हम लोग अक्ष को मानते हैं, फिर आपका तरह है, ज्ञा है, और ये आपका सरह है। इसको हम संयुक्त व्यंजन मानते हैं। तो 4 का ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन की बात करें, पांचवा नंबर क्वेश्चन है, उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए हैं? यानी स्वरों के कितने भेद किए, किसके अनुसार? जीभा के अनुसार बता रहे। देखिए एक चीज़ आपको बताते हैं, ये जीभ है, इसको हम कितने भाग में बांटते हैं? 3 भाग में बांटते हैं। ये आपका अग्र भाग हो गया, ये आपका मध्य हो गया, आपका पक्ष भाग यानी पीछे वाला हो गया। मध्य भाग में सिर्फ अ आता है, अग्र भाग में क्या आता है? ए आपका आएगा, ए, ओ और औ आएगा। कौन आएगा? ओ और औ आएगा। बाकी जो आपका बच गया वो आपका आ इधर आएगा, फिर छोटी ई, बड़की ई, ठीक है, उसके अंत में ऊ, और फिर आपका उ इसके अंतर्गत आएगा। तो ये आप कितना भाग में बांटा गया? 3 भाग में बांटा गया है। और आपका एक री है जो ये भी आपका कहाँ आएगा? पीछे वाले भाग में आ जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ जीभा के अनुसार उच्चारण में स्वर को हम 3 भाग में बांटे हैं। छठा नंबर क्वेश्चन की बात करें, छठा नंबर क्वेश्चन है, उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग किसमें हुआ है? किसमें हुआ है? खसरा में हुआ है, जफर में हुआ है, आरजू में हुआ, या पढ़ाई में हुआ है। तो उत्क्षिप्त व्यंजन 2 होते हैं। क्या होते हैं? 2। इसमें आपको एक दिया हुआ है, ये ढ, और ये आपका होता है ये र। इसके अंतर्गत हम क्या देते हैं? ये ढ के नीचे हम डालते हैं, इसको हम लोग र पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? र। ये दोनों के दोनों क्या है? उत्क्षिप्त व्यंजन है। तो इसका सूत्र क्या होगा? डी होगा। इसमें पढ़ाई में उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग किया गया। जैसे ये देखिए, इसको हम प्रयोग करेंगे जैसे लड़का है ना, तो इसके हम नीचे क्या देते हैं? बुनका देते हैं, इसलिए इसको उत्क्षिप्त व्यंजन के अंतर्गत लाया गया है, जिसकी संख्या कितनी होती है? 2 इसकी संख्या होती है।
अब बात करेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन है। 7वां नंबर क्वेश्चन में है सदैव शब्द में संधि कौन सा है। सदैव में कौन सा संधि है? यन संधि है, वृद्धि संधि है, या गुण संधि है, या आपका दीर्घ संधि है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सा संधि है आप इसको बताएंगे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपका वृद्धि संधि होगा। अब वृद्धि संधि कैसे होगा? अब 1 मिनट समझिएगा इसको भी, आखिर वृद्धि संधि ही क्यों है। 1 मिनट। अब देखिए, इसको हम अगर करेंगे सदैव को तो क्या होगा? ये सदा जोर ऐब। अगर इसका विच्छेद कर तो क्या होगा? सदा धन ऐब हो जाएगा। क्या होगा? ऐब हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा आ और ए के रूप में है। आ और ए के रूप में क्या हो जाएगा? ये ऐ होगा। आपने संधि पढ़ा, उसमें आपने पढ़ा होगा वृद्धि संधि में क्या होता है, जब आ और धन ए दोनों में विकार उत्पन्न होता है तो वो ऐ में बन जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सदा, क्या हो जाएगा? सदा धन ऐब जो बनेगा वो सदैव बनेगा, इसलिए कौन सा संधि होगा? ये वृद्धि संधि होगा। अगला बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर क्वेश्चन की बात करें। इसमें है अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है। पहले हम शब्द उपसर्ग के बारे में आपको बता दें कि उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के स्टार्टिंग में यानी उसके प्रारंभ में, इसके पूर्व में वो क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं और एक नए अर्थ की ओर उसको ले जाते हैं, उसी को हम उपसर्ग कहते हैं। तो आपको अत्यंत में कौन सा उपसर्ग ये बताना है। अंत है, अ है, अति है, या आ है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? अति। जब हम अत्यंत को तोड़ेंगे तो क्या होगा? अति प्लस अंत होगा। क्या होगा? अति प्लस अंत। इसलिए 8 का आंसर क्या होगा? आपका सी हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन है उपसर्ग रहित कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग समझ रहे हैं? उपसर्ग का मतलब होता है वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले आके जुड़ता है उसको हम उपसर्ग कहते हैं। अध्यादेश, प्राचार्य, अनेक, राहगीर। तो यहाँ पर कौन सा है? देखिए, अध्या प्लस देश हो जाएगा, प्रा प्लस चार्य हो जाएगा, अ प्लस नेक हो जाएगा, और यहाँ पर राह प्लस गिर है। तो यहाँ पर देखिए राह प्लस गिर क्या है कि यौगिक शब्द है, अगर करेंगे तो राह प्लस में गिर आएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये शब्द में उपसर्ग नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा। अब बात करते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन है आपका अत्याचार शब्द में उपसर्ग है। आप बताएंगे अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है। अति है, आ है, फिर अंतः है, फिर या अत्य है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अति होगा। क्या हो जाएगा? अति। अति प्लस आचार क्या बनता है? आपका अत्याचार बनता है। तो 10 का उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका 10 ही है, ये 11 नंबर क्वेश्चन है। सनसनाहट क्या है? सनसनाहट में कौन सा प्रत्यय है? कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय का मतलब होता है ये वह शब्दांश है जो किसी शब्द के बाद में जुड़ता है और एक नए अर्थ में उसको परिवर्तित कर देता है। तो आहट, हट, सैमसंग या सन है। तो कौन सा उत्तर इसका सही होगा? यहाँ पर क्या होगा? हट होगा। क्या होगा? हट। सन सना, ये यहाँ पर लिखेंगे सन सना और धन हट, तो क्या बन जाएगा? ये सनसनाहट बनेगा। तो अर्थ हट क्या है? यहाँ पर हट क्या है? ये बाद में जुड़ा इसलिए क्या है? प्रत्यय है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 11वां नंबर क्वेश्चन। तो ये आपके लिए है, निम्न में से प्रत्यय रहित कौन सा शब्द जिसमें प्रत्यय नहीं है? प्रत्यय बाद में। विवाद, विधनवाद हो जाएगा, ये इसमें प्रत्यय है। फिर लेखक, लेख प्लस का लेखक, बिटिया यानी बेटी प्लस या बेटिया हो जाएगा। उसके अंदर क्या है यहाँ पर? चल प्लस ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? चल प्लस में ना, तो चलन हो जाएगा। इसमें कौन सा शब्द में प्रत्यय नहीं है? प्रत्यय नहीं है। तो कौन सा शब्द में प्रत्यय नहीं है? बिटिया में प्रत्यय नहीं है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। 12वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तद्भव है? कौन सा शब्द तद्भव है? देखिए, उत्पत्ति के अनुसार शब्द को 4 भाग में बांटा गया। क्या भाग में बांटा गया है? 4 भाग में बांटा गया है, जिसमें आपका तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये आपका 4 भाग में बांटा गया है। तो तत्सम क्या है? यानी तद्भव के यानी तत्सम के मतलब उसमें अगर हम उसको सिंपल कर दे, उसको आसान करके अगर प्रयुक्त करते हैं तो उसको हम तद्भव कहते हैं। तो मयूर, अग्नि, पक्षी या पूनम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पूनम हो जाएगा, डी, यानी 12 का डी आपका उत्तर सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, महत्वपूर्ण शब्द है। महत्वपूर्ण शब्द कैसा है आपको बताना है। योग रूढ़ शब्द है, विकारी शब्द है, यौगिक शब्द है या रूढ़ शब्द है। जिसका सूत्र क्या हो जाएगा? ये आपका यौगिक शब्द है। कैसा शब्द है? यौगिक शब्द है, क्योंकि इसको हम 2 भागों में विखंडित कर सकते हैं। तो 13 का क्या हो जाएगा? आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 14वां नंबर क्वेश्चन है, सुरेश ने कहा मनोज अब बूढ़ा हो चुका है, वाक्य में भाववाचक संज्ञा बताना है आपको।
कौन सा भाववाचक संज्ञा है? अब, बूढ़ा, मनोज या सुरेश। तो इसमें भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? बूढ़ा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बूढ़ा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी आपका हो जाएगा। आप जानते हैं कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं, उसमें से एक आपका भाववाचक संज्ञा भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 15वां नंबर क्वेश्चन है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का बहुवचन होगा। मुझ में, तुझ में, मुझे, तुम्हें, तेरे। इसमें से कौन सा मध्य पुरुष के अंतर्गत आता है? देखिए, पुरुषवाचक को 3 भाग में बांटा गया। एक आता है आपका प्रथम पुरुष, एक आता है आपका मध्य पुरुष, एक अन्य पुरुष आता है। प्रथम पुरुष का मतलब होता है जो वक्ता होता है, बोलने वाला स्पीकर जो होता है, उसको हम प्रथम पुरुष के अंतर्गत लाते हैं। और द्वितीय पुरुष या मध्य पुरुष वो जो सुनने वाला हो, जिसके बारे में जो सुनने वाला श्रोता है, उसको हम सेकेंड पर्सन के अंतर्गत लाते हैं। और तीसरा होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तुम्हें हो जाएगा। तुम जो उसका होता है वो एक वचन होता है, और तुम्हें क्या उसका होगा? बहुवचन। तो 15 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बात करेंगे 16वां नंबर क्वेश्चन है। 16वां नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा गया है आपसे कि रमेश दोहरे चरित्र का व्यक्ति है। रमेश क्या है? दोहरे चरित्र का व्यक्ति। इस वाक्य में विशेषण है। क्या विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण है, संकेतवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, या गुणवाचक विशेषण है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ये संकेतवाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण है? संकेतवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन बात करेंगे। 17वां नंबर क्वेश्चन है, किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है? लड़का बहुत पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। लड़का बहुत पढ़ रहा है। किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका है। आप बहुत ईमानदार हैं। मेरे घर की छत टपकती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी हो जाएगा, क्योंकि जो प्रेरणार्थक क्रिया जो होता है वो करवाना होता है, खुद से करके नहीं बल्कि किसी दूसरे से काम करवाने से। पढ़ना से पढ़वाना, लिखना से लिखवाना, दौड़ना से दौड़वाना। ये कभी भी लगा रहे तो समझ जाइए कि ये कौन सा क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया है। तो 17 का बी ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। बात करेंगे 18वां नंबर क्वेश्चन है आपके लिए, कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं, 8, 10, 7 या 5 भेद होते हैं। तो कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितना होते हैं? 8 भेद होते हैं। कितना भेद होते हैं आपका? कारक के 8 भेद होते हैं। अब बात करेंगे समास। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप, विच्छेद या विस्तार या नवीन अर्थ प्राप्त करना। तो समास का उत्तर क्या होता है? यहाँ पर संक्षेप होता है। क्या होता है? संक्षेप होता है। 19 का ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चौराहा। चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा में कौन सा समास है? तो चौराहा में कौन सा समास है? यहाँ पर दीर्घु समास कर लीजिएगा। एक दीर्घु, उसके बाद में आपके लिए तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ये दीर्घु समास होगा। क्या होगा आपका? दीर्घु समास होगा, क्योंकि पहला जो शब्द है वो आपका संख्यावाचक है, सर्वनाम है। क्या है? संख्यावाचक सर्वनाम है, इसीलिए ये क्या होंगे? चौराहा दीर्घु समास के अंतर्गत आएगा। तो 20 का आंसर नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा। बात करें 21वां नंबर क्वेश्चन है, देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, दीर्घु समास है, कर्मधारय समास है या द्वंद्व समास है? तो ध्यान दीजिएगा, देशभक्ति यानी देश के लिए भक्ति, तो ये क्या है? इसमें कारक चिन्ह, इसलिए आपका कौन सा उत्तर होगा? ए, तत्पुरुष समास इसका सही उत्तर होगा, यानी 21 का ए आंसर सही होगा। 22वां नंबर क्वेश्चन है, हम अपने इतिहास के बारे में कितना जानते हैं? ये कौन सा वाक्य है? संदेहवाचक वाक्य है, संकेतवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य या विषमयादि बोधक वाक्य है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ये प्रश्नवाचक है, क्योंकि इसमें आपसे सवाल पूछा गया है कि आप इतिहास के बारे में, अपने इतिहास के बारे में कितना जानकारी रखते हैं या कितना जानकारी आपके पास है। तो ये आपका उत्तर क्या होगा? 22 का आंसर नंबर सी आपका हो जाएगा। अब बात करेंगे 23वां नंबर क्वेश्चन है, मेरा विश्वास है कि इस योजना से हमारे देश की आर्थिक उन्नति होगी। कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है या मिश्र वाक्य है? देखिए, वाक्य को 2 भाग में बांटा गया। एक रचना के अनुसार वाक्य बात करें तो 3 भाग होते हैं, जिसमें एक आपका सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य है। अगर अर्थ की बात करेंगे तो अर्थ के अनुसार वाक्य को 8 भेद में बांटा गया है। तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य होगा। कैसा वाक्य है ये? मिश्र वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। बात करेंगे 24वां नंबर क्वेश्चन है, कानन किस शब्द का विलोम है? कानन किस शब्द का विलोम है? वन का विलोम है, सुशान का विलोम है या भीड़ का विलोम है या शहर का विलोम है? पहले कानन का अर्थ समझते हैं, तब आप इसके विलोम तक पहुंचेंगे। कानन का मतलब होता है जंगल। तो जंगल का
विलोम क्या हो जाएगा, सुसान हो जाएगा, मतलब जहाँ पूरा जगह क्या हो, खाली हो, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। बात करेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन, 25वां नंबर क्वेश्चन है, अवर शब्द का विलोम क्या है। अवर शब्द का विलोम क्या है। दूसरा अपर, प्रवर, अधम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका प्रवर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी 25 का आपका नंबर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो ये 25 क्वेश्चन रहे हैं। कैसा रहा क्वेश्चन, आप फीडबैक देना ना भूलेंगे, और साथ में आपने कितने क्वेश्चन को सही बनाया है ये कमेंट बॉक्स में जरूर दर्शाएंगे। कल हम आपके लिए कुछ नए टॉपिक के साथ फिर आएंगे, जिसमें हम लगातार सीईटी एग्जाम जो होने वाले हैं इसमें जनवरी में, उससे रिगार्डिंग आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो भी होंगे वो आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए इतना, मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।